हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। डबल इंटीग्रेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में तो हमने फाइंड आउट किया है। मीन्स अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो उसका हमने डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है ओवर द रीजन आर। बट अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व पोलर फॉर्म में गिवन है तो देन रीजन आर में डबल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है ये हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इसको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा डी आर वेयर कैपिटल आर इज द एरिया ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो ओवर द रीजन आर डबल इंटीग्रेशन हमें करना है, लेकिन आर क्या है? आर इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल वेयर रीजन आर इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ये पोलर फॉर्म में गिवन है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम एक इसका ग्राफ बनाते हैं, देन रीजन आर आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम ये डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें जो एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज द origin हो एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, ये नेगेटिव बाय एक्सिस और ये नेगेटिव एक्सिस। ये तो कार्टेशियन के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बनाना है? पोलर फॉर्म में इसका फिगर बनाना आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ आपको कि पोलर फॉर्म में किसी जो पॉइंट है उसका पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में एक पॉइंट है एक्स वाई। पॉइंट क्या है? एक्स वाई। तो ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में तो है, लेकिन ये एक्स और वाई का मीनिंग क्या है? तो एक्स तो जो है इस पॉइंट का ओरिजिन ओ से डिस्टेंस है अलोंग द कर्व एक्स एक्सिस ये, और बाय क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है डिस्टेंस है। तो ये इसका पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई। तो ये तो कार्टेशियन में है, लेकिन इसी पॉइंट को जब हम पोलर फॉर्म में दिखाते हैं तो पोलर फॉर्म में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पी एक्स वाई। तो पोलर फॉर्म में हम इसको पोलर फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर कोमा थीटा। बट आर क्या है यहाँ पे? तो आर इसकी ये डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाती है यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट की। अब पी मैं क्या कर रहा हूँ? ये पोलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो ये आर डायरेक्ट डिस्टेंस ओरिजिन। अब पोलर फॉर्म में ओरिजिन वो को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं इसको। तो यहाँ से लेके ये पॉइंट है आर थीटा हो गया, मैं पोलर में बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट तक का डिस्टेंस आर। और अब ये जो थीटा है, थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो थीटा एक एंगल है जो कि एक्स एक्सिस का वो इस लाइन के साथ बनाता है। कहाँ से बनाता है? एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन, एक्स एक्सिस इस लाइन के साथ जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, तो ये वो हो जाएगा थीटा। तो ऐसे करके कोऑर्डिनेट पी आर कोमा थीटा हो जाता है। ठीक, तो ये थीटा की वैल्यू इधर आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी इस टाइप से, और ये आर की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती चली जाएगी, और इधर नीचे आएंगे तो ये डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ऐसे करके हम ये पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा
वैसे भी हमें पता है कि आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, जो कि यहाँ पे इनिशियल लाइन, यहाँ इसको एक्स की जगह पोलर में हम क्या बोल देते हैं, इनिशियल लाइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द इनिशियल लाइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है, परपेंडिकुलर लाइन। तो पहले हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू जीरो पे ये प्लॉट कैसे करेंगे। आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इनिशियल लाइन पे बनने वाला है इधर। तो ये कैसे बनेगा, पहले तो ये देखो कि थीटा इज इक्वल टू जीरो पे आर की वैल्यू क्या है, एट थीटा इज इक्वल टू जीरो आर इज इक्वल टू ए कॉस जीरो, आर इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा ए हमने ले लिया यहाँ, तो आर इज इक्वल टू ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा इज इक्वल टू जीरो पे आर इज इक्वल टू ए है। अब जैसे ही हम सिमिलरली 45 पे देखेंगे, आप 30 डिग्री पे देखोगे, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे जो आपका आएगा आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन कुछ ए होगी। 30 डिग्री ऐसे एंगल हो जाएगा, देन ये आर की वैल्यू यहाँ ऐसी कुछ आ जाएगी। देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे देखोगे तो आपकी आर की वैल्यू जो 30 पे मिली है उससे भी नीचे आ जाएगी, 45 एंगल पे ये आपका इधर आ जाएगा। देन 60 पे इधर ऐसी आ जाएगी, और देन आपकी क्या नाम है इसका 60 के बाद जो नेक्स्ट है आपका 90, तो 90 डिग्री जब रखोगे आप, है ना, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो थीटा इज इक्वल टू जब पाई बाई टू रखोगे आप इसमें, तो आर इज इक्वल टू ए कॉस 90, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी यहाँ पे ये। तो ये तो पहला हमें ऐसे मिल गया, सेमी सर्कल मिल गया, ठीक है। सिमिलरली ये आपको इस साइड से जब आप, है ना, और आगे वैल्यू पुट करते हुए चले जाओगे तो ये वैल्यू आपको कहाँ तक मिलेगी, ये इस टाइप से मिल जाएगी। ये थोड़ा सा छोटा बन गया है, आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो इस टाइप से आपको ये वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, यानी कि ये ऐसा सर्कल बन जाएगा आपका इस टाइप से, ठीक। इधर थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू है, और ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू है। तो सेमी सर्कल जब पूरी वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे तो ये पूरा राउंड ले लेगा यहाँ से लेके, जैसे यहाँ पे क्या आ गया था, थीटा इज इक्वल टू 90 पे आपका आर की वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ जीरो, और यहाँ आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू ए है यहाँ पे, ठीक। और थीटा क्या है, जीरो है। तो अगर अपन इस कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो ये ए कॉमा जीरो है, और अब ये यहाँ पे ये मिड वैल्यू, ये तो डायमीटर होगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, हाफ होगा, हाफ ऑफ हाफ ए, तो यानी कि ये आ जाएगा ए बाई टू कॉमा ज़ीरो, ए बाई टू कॉमा ज़ीरो, ए बाई टू कॉमा ज़ीरो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आ जाएगा रेडियस सभी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो सर्कल है आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, ये इसका सर्कमफेरेंस है, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो है, और ये सर्कमफेरेंस पे आर की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा है। यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो है, ओके। नाउ अब हम क्या देखते हैं कि जो आर है, तो आर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, आर इज इक्वल टू रीजन, आर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये पूरा है, ये दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से लेके ये दिस इज द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन अब जब करेंगे हम कि डबल इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा इंटू डी आर इज इक्वल टू, अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें लिमिट्स फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले हम क्या करने जाते हैं कि विद रिगार्ड टू आर इंटीग्रेट करने के लिए जाते हैं। तो जब विद रिगार्ड टू आर इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर जो वाला टर्म है उसको हम इनर इंटीग्रल में लेंगे, क्योंकि विद रिगार्ड टू आर इंटीग्रेट कर रहे हैं।
देन विद रिगार्ड टू थीटा वाला है वो आउटर इंटीग्रल में लेंगे, तो यहाँ थीटा की लिमिट होंगी और ये इनर इंटीग्रल में ये आर की लिमिट होंगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि अभी हमें आर की लिमिट्स फाइंड आउट करनी कि आर की लिमिट्स क्या हैं यहाँ पे इन दिस रीजन आर, ये पूरा रीजन जो है इस रीजन में आर की लिमिट क्या है। तो अब आर की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अलोंग द रेडियस वेक्टर आर, अलोंग द रेडियस वेक्टर आर, आर की वैल्यू कहाँ, जीरो से लेके इधर इस साइड तक आपकी जाती है, इधर इस साइड और इस साइड है ना, इधर पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होती है और इधर नेगेटिव जाती है इस साइड। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो इधर आर की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इधर आर की नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे कि जो आर की जो वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, पहले तो हम एक स्ट्रिप ले लेंगे। हम ये हमने एक स्ट्रिप ले लिया, ये लेट ओ ये पी, ओ पी एक स्ट्रिप है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर है और वो एग्जैक्टली आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सरकमफेरेंस पे ए कॉस थीटा है। सिमिलरली यहाँ भी आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, सभी जगह आर की वैल्यू ये सरकमफेरेंस है, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है। तो जो आर की जो वैल्यू है, ये जो स्ट्रिप हमने अलोंग द रेडियस वेक्टर, ये जो स्ट्रिप ली है हमने ओपी, इस स्ट्रिप का लोअर एंड ओ कहाँ पे आ रहा है, इस स्ट्रिप का लोअर एंड ओ कहाँ पे है, आर इज इक्वल टू जीरो पे। यहाँ पे देखो ये आर इज इक्वल टू जीरो पे, तो आर की लोअर लिमिट जीरो है। और इस स्ट्रिप का अपर एंड पी कहाँ पे आ रहा है, सरकमफेरेंस दैट इज आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पे, तो यहाँ पे ये इसकी अपर लिमिट हो गई। सो दीज आर द लिमिट्स ऑफ आर, राइट। जीरो आर इज इक्वल टू जीरो टू आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ओके। देन इसके बाद अब क्या करेंगे हम, देन इसके बाद हम थीटा की वैल्यू चेक करने के लिए जाएंगे कि टोटल इस रीजन में ये स्ट्रिप किस एंगल से लेके किस एंगल तक इसका वेरिएशन होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक रोटेट होती है, जिससे कि इसका ये पूरा जो है एरिया ऑफ द रीजन कवर हो जाए। तो वो आप इधर से देखेंगे, यहाँ से -π/2 से +π/2 तक ये स्ट्रिप क्या करेगी, रोटेट करेगी। थीटा इज इक्वल टू -π/2 टू थीटा इज इक्वल टू π/2 तक, राइट। जिससे कि ये जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये। तो थीटा इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 तक ये अपना रोटेट करेगी, जिससे कि ये पूरा जो ये इसको कंप्लीट कर देगी, है ना। टू कंप्लीट द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिस स्ट्रिप रोटेट्स फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू -π/2 टू +π/2। सो लिमिट्स ऑफ थीटा विल बी थीटा इज इक्वल टू -π/2 टू +π/2, लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट +π/2। अब कुछ नहीं, ये मेन टास्क था यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर फाइंड आउट करने के लिए। मेन टास्क यही रहता है कि हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ आर एंड देन हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ थीटा। सो इट वाज द प्रोसीजर, बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर वी कैन फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ आर एंड लिमिट्स ऑफ थीटा। नाउ अब इंटीग्रेट करना है जो एज यूजल प्रोसेस है उसी से। तो सबसे पहले हमें जो अपना इनर इंटीग्रल है उसको इंटीग्रेट करना है और देन आउटर इंटीग्रल को आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये लिमिट्स हैं। बट आर की वैल्यू क्या है, आर की जो वैल्यू है, ठीक है बाद में हम अब आर स्क्वायर डी आर ही है, इसको विद रिगार्ड टू आर ही कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लिमिट फाइंड आउट करना थी इन टर्म्स ऑफ आर। आर स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को विद रिगार्ड टू आर करोगे इंटीग्रेट तो r³/3 हो जाएगा। और ये दीज आर द लिमिट्स ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 0 टू
ए कॉस थीटा डी थीटा। ओके, देन आप लिमिट पुट कर दीजिए। आप ये 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू -π/2 टू π/2। अपर लिमिट आर की वैल्यू ए कॉस थीटा, देन ये आ जाएगा ए क्यू कॉस क्यू थीटा, 0 पे 0 आ जाएगा, देन डी थीटा। अब देखो ए क्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो अंडर द इंटीग्रल साइन से मतलब बाहर आ जाएगा AQ/3, और ये इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 कॉस क्यू थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे क्या है, कॉस क्यू थीटा जो है आपका कैसा है, कॉस क्यू थीटा डी थीटा आपका थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा रखने पर आपका ये कॉस क्यू थीटा क्या आ रहा है, और अपना इवन फंक्शन बन रहा है ना, क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो इवन फंक्शन बन रहा है और हम जानते हैं कि फंक्शन इवन है, तो देन माइनस A/A में जो फंक्शन है एफ थीटा डी थीटा वो क्या हो जाता है, ट्वाइस 0 to A एफ थीटा डी थीटा मिल जाता है। ये मैं लिमिट थीटा में पुट करूँगा, थीटा इज इक्वल टू -A टू थीटा इज इक्वल टू +A है, बट कंडीशन क्या है कि जो एफ थीटा है वो इवन फंक्शन होना चाहिए, तो ये ट्वाइस 0 to A हो जाता है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस 0 to A ट्वाइस AQ/3 0 to π/2 कॉस क्यू थीटा डी थीटा। नाउ नो इशू। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला आपका लग जाएगा कौन सा, गामा फंक्शन वाला, 0 to π/2 कॉस टू द पावर m थीटा साइन टू द पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये होता है गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, तो हियर m इज इक्वल टू 3 एंड n एब्सेंट है, n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो गामा फंक्शन ये विद रिगार्ड टू m एंड n सिमेट्रिक होता है, तो कभी कोई बोलेगा कि यहाँ कभी हम cos की पावर n ले लेते हैं, साइन की पावर m ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो गामा अगर हम बोलें m, n है इज इक्वल टू गामा n, m, कॉस और साइन का पावर इंटरचेंज करने पर उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि m की और n की वैल्यू चेंज कर देंगे तो फार्मूले में कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है विद रिगार्ड टू वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। तो कॉस की पावर या तो हम n ले लें या m ले लें, नो प्रॉब्लम। तो देन हमने ये गामा फंक्शन का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये आ गया 2AQ/3 गामा m प्लस 1/2, तो m की वैल्यू यहाँ 3 है, गामा m प्लस 1/2 3 प्लस 1/2 तो क्या आ जाएगा गामा 2 इंटू गामा n प्लस 1/2, n की वैल्यू 0 है तो गामा 1/2 मिलेगा अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 3 प्लस 0 प्लस 2 5/2, तो यह आएगा गामा 5/2। ओके, ये मिला 2AQ/3 गामा 2 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 5/2। अब इसी को मैं इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर आप देखेंगे तो आप देखेंगे गामा 1/2 क्या होता है, देखो गामा 1/2 इज इक्वल टू √π होता है, मैं बता चुका हूँ। और गामा 5/2 ये कैसे ओपन होगा, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू 2AQ/3 इंटू गामा 2, और गामा 2 क्या होता है, गामा 2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 इंटू √π अपॉन 3/2 इंटू, एक मिनट, ये यहाँ से 2 से 2 पहले कैंसिल आउट ही कर दो, ये 2 से 2 तो ये AQ/3 बचेगा ओनली, और ये गामा 5/2 हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। अब ये √π से √π कैंसिल आउट हो गया, देन ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 3/4 4/3
3/4 यानी 4/3 मीन्स ये हो जाएगा 4 3 × 3 9। तो दिस इज द आंसर। क्या आ गया किसका? डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर ऑफ r² d θ dr इज इक्वल टू 4AQ/9। ये इसका आंसर आ गया। ओके, 4AQ/9। तो डबल इंटीग्रल फाइंड आउट करना था। और वेयर आर क्या था? आर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, आर इज इक्वल टू a cos θ। आर इज द एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि ये ओवरऑल। तो पोलर फॉर्म में गिवन था। तो कहने का मतलब ये है कि पोलर फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है उसका, तो पोलर फॉर्म में फंक्शन है उसका एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो पहले हम उसका पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद dx dy की जगह dr dθ रोल प्ले करने लग जाते हैं। वहाँ θ इज इक्वल टू 0 इनिशियल लाइन होती है और दैन θ इज इक्वल टू π/2 परपेंडिकुलर लाइन होती है। और उसमें विद रिगार्ड टू जो अलोंग द डायरेक्शन अलोंग रेडियस वेक्टर आर हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं। तो देन वो स्ट्रिप का लोअर एंड जहाँ होता है वो आर की लोअर लिमिट मिल जाती है, स्ट्रिप का अपर एंड जहाँ होता है वहाँ आर की अपर लिमिट मिल जाती है। एंड जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें थीटा यानी कि जो स्ट्रिप का रोटेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे जिससे कि वो जो एरिया जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो उससे हमें थीटा की लिमिट मिल जाती है। ठीक है, आर एंड थीटा की लिमिट मिल गई देन तो प्रोसेस हमारा एज यूजल प्रोसेस ही है। उस प्रोसेस को फॉलो करके हम उसका क्या डबल इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।